चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। और आज हम पीएचडी रिलेटेड डाउट्स जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग चैट में अपने डाउट्स बता सकते हैं या अनम्यूट करके अपने डाउट्स बता सकते हैं आप। सो वी हैव ओनली 40 मिनट्स टू डिस्कस आवर डाउट्स। सो मेक श्योर हम अपना टाइम फ्रूटफुली यूटिलाइज कर सकें। तो आप अनम्यूट करके आप लोग जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। यस जितेंद्र। सर हेलो। ये पीएचडी के लिए सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या आईआईटी आईआईएम में से कौन सा सर बेटर ऑप्शन रहेगा सर? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएचडी का हम सब जानते हैं एपीआई में बहुत ज्यादा वेटेज होता है, 30 मार्क्स का वेटेज होता है, राइट। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहती है दैट इज रिगार्डिंग हाउ मच नॉलेज यू गेन्ड ड्यूरिंग योर पीएचडी। पर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएम, इनको आप पहले प्रेफरेंस दीजिए रेदर देन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और अगर वो नैक एक्रेडिटेड है, राइट, और प्रेस्टिजियस है तो आप जा सकते हैं। पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि आपके सुपरवाइजर आपके डिसिप्लिन, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हो, राइट। और दूसरी चीज ये है कि आप अपनी जो पीएचडी है वो सिंसियरली और फेथफुली करें, ठीक है। पर अब आगे जा करके जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो प्रेफरेंस उनको देंगे जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी इन सब से जो है या आईआईटी आईआईएम से अपनी जो है पीएचडी की है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की गई पीएचडी का वेटेज ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? तो आप इनके तरफ जाइए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप सेकेंडरी जो है प्रेफरेंस दीजिए। थैंक यू सर। हम्म। तो आप डिस्कस कर सकते हैं जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं रिगार्डिंग पीएचडी। कोई भी डाउट है अगर आपके पास रिगार्डिंग नेट जेआरएफ पीएचडी तो आप शेयर कर सकते हैं। आई विल एबल टू रिजॉल्व इट। आप सर एक और अनम्यूट कर। डाउट है सर। हाँ जितेंद्र पूछो। सर मैंने सर जेआरएफ क्वालिफाई किया है लास्ट ईयर सर ओबीसी कैटेगरी से। हम्म। और मैंने मतलब कि अभी तक एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ एमए के। तो हम्म। क्या जब जब मैं पीएचडी में एनरोलमेंट कहीं लूंगा तो हम्म। अभी मैंने सर्टिफिकेट अभी बनवाया है ओबीसी का सर। तो हम्म। क्या ये वैलिड रहेगा सर? ओबीसी का सर्टिफिकेट आपने अभी बनवाया है ना? और आप जी एमए सर, लेकिन फोर्थ अभी सेमेस्टर में हैं। एडमिशन नहीं लिया। यस सर। हाँ, तो ये तो मुझे लगता है जो सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, आई थिंक उनको रिवाइज करना पड़ता है अपना सर्टिफिकेट्स ना ईयरली बेसिस पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सर, यस सर। है ना? तो आप जिस जैसे जैसे आपने अभी बनवाया है, आपकी वैलिडिटी जब तक है, अगर उस दौरान आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो ओबीसी कैटेगरी में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है अपने सर्टिफिकेट्स का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यस। होता है। तो आपका जो वैलिडिटी है आपके सर्टिफिकेट की, इट शुड फॉल यू नो इन बिटवीन योर डेट ऑफ पीएचडी एडमिशन। क्लियर है? ओके सर। तो आपकी यस सर। वैलिडिटी होनी चाहिए उस दौरान। अदरवाइज फिर अगर ओके। आपकी वैलिडिटी ओवर हो गई होगी तो फिर आप जो है आपसे सर्टिफिकेट मांगेगी तो आपके पास नहीं होगा, तो फिर यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दैट सीट। ओके सर। ओके, यस, दिव्या का एक मैसेज आया, वांट टू नो अबाउट आरईटी पीएचयू। देखो दिव्या, मैं एक वीडियो अभी लेटेस्ट जो है मैंने अभी बनाया है बिफोर दिस जूम मीटिंग। बहुत ही जल्द मैं उसको जो है पब्लिश करूंगा। हो सकता है मैं लाइव पे आ जाऊं, उसमें मैं पूरा बीएचयू के बारे में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का। तो यहाँ बेसिकली दो कैटेगरीज हैं बीएचयू में। एक आरईटी है जिसमें आप एंट्रेंस टेस्ट दे करके जा सकते हो, और दूसरा है आरईटी एग्जाम्टेड कैटेगरी। अगर आप सपोज नेट या नेट जेआरएफ या गेट या स्लेट अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में जो है फिल कर सकते हो। और अगर आप नहीं हो नेट या आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जा सकते हो। एक बेनिफिट है आरईटी से अगर आप जाते हो,
वो ये बेनिफिट है कि आप BHU रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाते हो, राइट। और बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा अभी फिलहाल जो है हम यहाँ डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो मैं इसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये 2-4 मिनट में रिजॉल्व करने वाला नहीं है डाउट। तो इसमें टेबल्स दिए हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और आप जो है उन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। किसी में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, किसी में सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, 15 फेब इसकी लास्ट Okay, डेट है। thank you, sir. 15 फेब Yes, sir. इसकी लास्ट डेट है। Yes, sir. Actually, I have applied for this RET, means non-exempted. Okay. ओके ओके, यस। So I just wanted to know that in what criteria I should prepare. I want a tutorial or video about guidance Okay, if you are preparing that for RET, we are if you have having applied, this. if you applied for RET, then there will be two sections, test A and test B. First of all, your focus should Yes, be in clearing the entrance test, right? So yes, yes. in test A 100 questions are there, in which 60 questions are subjective and 40% questions, means 40 questions are related to your research aptitude and logical Okay, reasoning and all. It will okay. test, they will test your logical, assessment. Along with that, Yes. you must have the total number of questions is 100, and the Mm-hmm. score, total score is 300. 120 Mm-hmm. minutes is there, in which you have to attempt all the questions, and for every Okay. one question you will get 3 marks, and for every wrong question 1 mark will be deducted. And Okay. after qualifying, 35 percentage, if I'm not wrong, 35 percentage should be there in your Yes. test A in order to qualify it for personal interview. Yes. Is it clear? तो आपका फोकस जो है पहला एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सी वीडियोस Okay. बनाई हुई हैं, आप हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट, उसमें अराउंड 32 से 35 वीडियोस है, जिसमें मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के जो Okay. कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स उस पर डिस्कशन किया है, तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दोज वीडियोस आल्सो। Okay. Thank you, sir. Okay. Now, the next query is by Priya. Sir, please tell ProQuest journal can it considered in PhD for research paper? जी हाँ, ProQuest journal consider किया जा सकता है, बिल्कुल प्रिया। जो है क्योंकि ये भी वन ऑफ द रेनॉर्ड जर्नल्स में आती है, तो ProQuest जर्नल्स को आप कंसीडर कर सकते हो। बट योर फोकस शुड बी UGC केयर लिस्ट में जो जर्नल्स हैं, आप उनमें पब्लिश कराएं, पर ProQuest की भी रेलेवेंस है। थैंक यू सर। इसके अलावा और कोई डाउट्स आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क। रिगार्डिंग PhD नेट JRF। सर के लिस्ट पे जर्नल हम लोग कहते हैं मतलब कि आता है, लेकिन कोई कहते 1 ईयर का रिव्यू टाइम लग जाएगा सर, तो किसमें? फास्ट पब्लिशिंग के लिस्ट में सर। हाँ हाँ, केयर लिस्ट में टाइम लगता है बेटा, 3 to 4 months मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम 3 to 4 तो months लग जाते हैं, तो पेशेंस होना चाहिए। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिनका 1 साल, 2-2 साल, 1.5-1.5 साल लग गया UGC केयर लिस्ट में, पर उसकी मान्यता भी है ना, उसकी रेलेवेंस भी है। तो गुड थिंग्स टेक्स टाइम, राइट। तो अगर आपका ऐसा पेपर है, क्वालिटी एम्बेडेड पेपर है, तो हैव पेशेंस एंड पब्लिश योर पेपर इन UGC केयर लिस्ट जर्नल्स। सर कॉन्फ्रेंस के थ्रू सर वो जो पब्लिश कराते हैं सर, वो उसमें कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको पता करना पड़ेगा पहले कि जो कॉन्फ्रेंस वाले जर्नल्स जो पब्लिश करा रहे हैं वो कहाँ कहाँ लिस्टेड है, UGC केयर में वो जर्नल लिस्टेड है कि नहीं, थोड़ा ध्यान से। कॉन्फ्रेंस क्योंकि बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आजकल प्राइवेट लेवल पे भी काफी हो रही है, जिसमें आप वो यस सर। जो है पैसा मांगते हैं, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हो, राइट। जी सर। पर आपको थोड़ा सा राइट। ध्यान से ये ध्यान यहाँ देना है कि वो जो भी जर्नल उनकी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो जर्नल उनके साथ एसोसिएटेड है, वो कैसी जर्नल है, वो कहाँ कहाँ लिस्टेड है, उसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर एंड ऑल, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इज इट यस क्लियर? सर। यस सर, थैंक यू सर। Anyone else want to share anything or want to clear any kind of doubt?
बेसिकली ये जूम सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि मैं जो है हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकता मोबाइल में, बिकॉज आई हैव अदर वर्क्स ऑल्सो, तो मैं जूम मीटिंग कर लेता हूँ जिससे जो भी क्वेरी है आपका, मैं फेस टू फेस जो है इंटरेक्ट कर लूँ, क्लियर कर लूँ, जिससे किसी प्रकार की भी देरी ना हो। इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सी जो है आगे जा करके पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आने वाली है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, जेआरएफ क्वालिफाइड हो या ना हो, डोंट वेट फॉर इट, राइट। आप अपने आप को एनरोल करो पीएचडी में, बिकॉज वी ऑल नो दैट पीएचडी इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। तो आप अपने आप को, जो भी आपको लगता है, मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी को रहेगा कि पीएचडी आपको एक बार करनी है तो मेक श्योर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप करिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप करिए, राइट। क्योंकि आगे जा करके जब आप कहीं जाएं आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी, तो एक रेलेवेंस रहे कि आपने इस जगह से की है। तो गवर्नमेंट या आईआईएम आईआईटीज को आप प्रेफरेंस दीजिए ज्यादा, रेदर देन प्राइवेट। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर वो नैक एक्रेडिटेड है, अगर वो प्रेस्टिजियस है कि नहीं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज योर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का आपको खास ख्याल रखना है, बिकॉज कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके सुपरवाइजर सपोर्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, राइट। इधर उधर उनको जाना पड़ता है, उनकी थीसिस नहीं बन पाती, टाइमली पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो बिफोर ऑल योर सुपरवाइजर शुड बी सपोर्टिव, जो आपको सपोर्ट करे, जिनके पास इतनी नॉलेज हो कि वो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके। इसके बाद मेरे पास और कुछ क्वेरीज आ रही हैं आरके की। सर, व्हाट आर द गुड कॉलेजेस इन विच वी कैन अप्लाई फॉर पीएचडी? गुड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मैंने आपको अभी बताया। नैक एक्रेडिशन आपको देखना चाहिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अगर हैं तो आप उनको प्रेफरेंस दीजिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पीएचडी आपकी लाइफ, ठीक है। तो छोटी मोटी जगह से ना करके अच्छी जगह से करिए, जिससे आगे जा करके उसका वेटेज हो। इज इट क्लियर? तो गुड यूनिवर्सिटीज का कोई ऐसा कुछ मैं नाम नहीं बता सकता आप, ठीक है। बट ये है कि नैक एक्रेडिटेड होना चाहिए। वैसे तो हम सब जानते हैं कुछ कॉमनली यूनिवर्सिटीज है, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, आईआईएम्स हो गए, ये सब हम सुनते रहते हैं। यहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा, पर यहाँ से पीएचडी करना बहुत ज्यादा फेथफुल होगा, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी वैकेंसीज नहीं है, यहाँ पे अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं, तो आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं जो नैक एक्रेडिटेड है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। इज इट क्लियर? सर, सुपरवाइजर टू यूनिवर्सिटी एडमिशन ही सेलेक्ट करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। डिपेंड करता है, जैसे सीट्स कम होती हैं तो वही सुपरवाइजर आपको देते हैं। जहाँ पे ऐसा रहता है ना कि जो है सुपरवाइजर्स सीट्स कम हैं, तो आपको सुपरवाइजर अच्छे अलॉट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना चाहिए, है ना, चीजों के बारे में। क्योंकि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती है जहाँ पे आपको एक एक लेटर वगैरह जा करके सुपरवाइजर से साइन करवाना पड़ता है, और फिर आपको यूनिवर्सिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। कई सारी जगहों पे ऑप्शंस होते हैं सुपरवाइजर सेलेक्ट करने के, और जहाँ पे नहीं होते वहां पे तो आपका लक फैक्टर काम आएगा, राइट। यहाँ पहले से ही आप सुपरवाइजर से बात कर लीजिए एक बार। यूनिवर्सिटीज में सुपरवाइजर की लिस्ट है, आप उनसे पहले ही जाकर एक बार मिल लीजिए, एक बार बात कर लीजिए, उनको बोलिए कि सर, मैंने आपके रिसर्च पब्लिकेशंस जो है वो पढ़े हैं, मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ, तो वो खुद बात करके आपको अपने अंडर रखेंगे। बट यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है कि वो अलॉट करते हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो आप जा करके उनसे बात कर सकते हैं, गो फॉर इट, उनसे बात करिए, एक बार उनसे मिलिए, और फिर वो रिकमेंड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर को मेरे अंडर आप रखिए, तो डेफिनेटली आप जो है उनके अंदर अपनी पीएचडी करेंगे, एडमिशन हो जाएगा, हो जाए, यही बहुत है। या एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा सक्सेस का। हम्म, चलो। इसके अलावा और कोई डाउट्स रिगार्डिंग पीएचडी, रिगार्डिंग नेट जेआरएफ? यू हैव टू क्वेश्चन मी, देन यू कैन आस्क। आप चैट में पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
बाकी अगर आप लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रिसर्च एप्टीट्यूड जो आप लोग नेट जेआरएफ में पढ़ते हो उससे थोड़ा हाई लेवल आता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, राइट, नेट जेआरएफ के एग्जाम में या सेट के एग्जाम में। बट रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको अच्छी पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए बहुत सी बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। रंजीत कुमार है, सीआर कोठारी है, इनकी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। और स्टैटिस्टिक्स आपकी बेसिक्स होती हैं, राइट। अगर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ जाओगे दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, या आपने जो भी मास्टर्स या बैचलर्स लेवल पे अपनी स्टैटिस्टिक्स या एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ी वो भी सफिशिएंट है। मेक श्योर आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट में। जैसे जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सुपरवाइजर का क्या कैसा है, तो आपके अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए ना, तभी ना जो गाइड है या जो सुपरवाइजर है उनके पास जाकर के आप बोलोगे। उनको ऐसा कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं चाहिए जिसको रख करके वो गलती करे। वो एलिमेंट आपके अंदर, वो स्पार्क होना चाहिए, आपको प्रूफ करके दिखाना है। अगर आप जाके ये बोलोगे कि सर आई हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन एंट्रेंस टेस्ट, तो क्यों नहीं रखेंगे आपको वो। वही आप बोलोगे कि आई हैव यू नो क्वालिफाइड एंट्रेंस टेस्ट एंड गॉट 51 मार्क्स, वो सोचेंगे एक बार, एक पल के लिए कि काफी कम नंबर है, तो वो प्रेफरेंस किसको देंगे, जो 80 मार्क्स वाला है। तो अपने आप को प्रूफ करके आपको दिखाना है। इज इट क्लियर? तब जाके आप ऐड ऑन कर सकते हो। आपको भी लगना चाहिए कि सुपरवाइजर मेरे को चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि अगर इसको मैंने खो दिया तो मेरा लॉस है, काइंड ऑफ थिंग। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, इसके लिए तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी अपनी। Sir, one more question, sir. यस। Sir, during my PhD, if I clear UPSC, then उसके बाद सर मैं वो PhD कंटिन्यू रख सकता हूँ या सर मुझे PhD छोड़ना पड़ेगा अगर वो हो गया मैं क्लियर यूपीएससी तो सर? देखो, आप दो चीजें रेगुलर मोड पे नहीं कर सकते। अगर आपकी पीएचडी रेगुलर है और साथ ही साथ आपका यूपीएससी में हो गया, आपकी जॉब लग गई, वो भी रेगुलर बेसिस पे ही लगेगी बट नेचुरल है, तो कैसे आप बताओगे? या फिर आपकी पीएचडी काउंट नहीं होगी या फिर जॉब में आपको, क्योंकि यूपीएससी में अगर कोई क्वालिफाइड हुआ है तो वो शायद ही छोड़ेगा अपनी जॉब, इतनी प्रेस्टिजियस जगह पे उसका हुआ है, तो मुश्किल हो जाएगा ये बहुत ज्यादा, राइट। एनओसी सर वगैरह आप बाद में सर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं सर, थोड़ा ये ऐसे करके एनओसी कुछ वगैरह ऐसा आप, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, एनओसी ले लीजिए आप। अगर ज्यादा दिक्कत है आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ले लीजिए जिसमें आप बोल सकते हैं, राइट। सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। सुपरवाइजर अगर सपोर्टिव है, वो बोल रहा है कोई बात नहीं आप जॉब कर लो साथ ही साथ, जो है बहुत से लोग करते भी हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत से लोग करते भी हैं ये चीज, है ना। अगर आप दोनों चीजें मैनेज कर पा रहे हो, ऐसा ना हो कि आप इतने ज्यादा जॉब में इंडल्ज हो जाओ कि पीएचडी आपकी साइड होती जा रही है, फिर जो आपके सुपरवाइजर ने आपको काम दिया आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज वो दोनों चीजें मैनेज, सुनना बहुत आसान है पर मैनेज करना उतना ही मुश्किल है, राइट। तो एनओसी ले लीजिए, आप बात कर लीजिए सुपरवाइजर से, अगर आपका हो जाता है और वो अलाउ कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, रेगुलर मैं आपको कंसीडर कर लूंगा, आप अपनी जॉब कर लीजिए, बस ये जो मैं आपको डेडलाइंस दूं आप उसको टाइम पे करिएगा, तो आप बिल्कुल पीएचडी कर सकते हो, राइट। ओके सर। इसके अलावा और कुछ पूछना चाहते हो आप? इंटरव्यू अगर किसी का है, कोई अगर एग्जाम्प्टेड है, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हुई, उसको आप जरूर देखिए एक बार। वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है और मैंने ऐसे लोगों से बात करके वीडियो बनाई है जिन्होंने जो है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज में अपना जो है इंटरव्यू दिया है, तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताया मैंने उसमें, मैंने ये भी बताया हुआ है उसमें कि किस तरीके से आपको स्मार्टली आंसर करना चाहिए, तो उसको भी आप देखिए। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन या हाउ टू क्रैक इंटरव्यू करके लिखेंगे अगर सर्च में, तो आपके पास हमारी वीडियो आ जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, पीएचडी एमफिल रिसर्च पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाकर के। तो बहुत से कंटेंट हेलो। मैंने डाला हुआ है, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाइए। यस अक्षिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जैसे हम लोग का एमबीए एचआर में कंप्लीट हुआ है, हम्म तो सर अगर हम चाहें पीएचडी तो स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च में भी कर सकते हैं क्या? अच्छा, आपका एमबीए किस में है, एचआर में? एचआर।
ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आप कर तो सकते हैं, पर मैं आपको एक चीज, एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत से लोग सपोज शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सपोज 5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उसमें से आपका एमबीए एचआर है, सीट्स हैं सिर्फ 2, और बाकी लोगों का ओके। स्टैटिस्टिक्स है, तो वो आप बताओ यस प्रेफरेंस सर। किसको देगा, अगर स्टैटिस्टिक्स सर का पोजीशन ऑब्वियसली है तो। उनको। अगर स्टैटिस्टिक्स सर का ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स का है। ना, तो ये यहाँ पे दिक्कत आ यस। जाती है। करने में तो आप ओके। क्वालिफाइड हो, बट वो प्रेफरेंस उनको ओके। देंगे, और उनका डिसीजन क्या होगा फाइनल, आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो क्या कि आपने किस बेसिस पे नो सेलेक्ट सर। किया, राइट? यस सर। तो ये दिक्कत आ जाती है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एक बेटर ट्रुथ है जो हमको हजम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियन हायर एजुकेशन का पार्ट है, इसलिए। ओके सर। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सर। तो आप अपनी प्रिपरेशन करिए, अगर आप किसी भी चीज में जो है एनरोल करना चाहते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या जूम मीटिंग में कोशिश करूंगा वीक में एक बार शेड्यूल किया करूं। मैं हॉलीडेज के टाइम पे शेड्यूल करूंगा, बिकॉज बाकी दिन मैं कहीं और एंगेज रहता हूं, तो हम लोग 1 to 1 बात करके मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व हो, और आप एक अच्छी जगह से पीएचडी करो, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, राइट? सर एक और डाउट है सर। हम्म। सर वो मैं अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम जो है फरवरी में दूंगा, तो अब अगर हम्म। कोई बीएचडी का एंट्रेंस का कोई सर वो फॉर्म वगैरह आए तो क्या मैं फिल कर सकता हूँ सर? देखिए, ये हर एक जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होता है ना, उनमें लिखा होता है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट कहते हैं कि आप कर सकते हो, राइट? और एक टाइम बता देते हैं कि 2 साल में 2 साल में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए विद 55% मार्क्स। अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, और अगर वो नहीं, अपने प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हैं कि सिर्फ मास्टर्स क्वालिफाइड लोग ही सिर्फ कर सकते हैं, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? तो प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ा करिए, जिससे आपको पता चले कि कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं। वैसे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज बोलते हैं कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते थैंक यू सर। हैं। बाकी बहुत लोगों ने नेट जेआरएफ एग्जाम भी दिया होगा यहाँ पे, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली फेब में रिजल्ट आ जाएगा, और अगर अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी अपनी तैयारी जारी रखिए, और मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप लोग जेआरएफ के लिए जाइए, क्योंकि आपको फेलोशिप मिलेगी, एक फाइनेंशियल बर्डन जो आपके ऊपर होगा वो कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? फीस वगैरह हो गया, जो स्टेशनरी वगैरह हो गई, तो कंपटीशन है, पर उसका बेनिफिट भी है आगे जाकर के। 2022 में जो फॉर्म ओपन होंगे उसमें आप फिल करिए, गिव इट ए ट्राई, प्रिपेयर इट, एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ फेलोशिप। Anything else you want to ask, or we should end the meeting? मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम भी बचा हुआ है। कोई और डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पीएचडी और रिगार्डिंग नेट जेआरएफ। यूजीसी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे यूजीसी केयर लिस्ट में आपका रिसर्च पेपर हो सकता है पब्लिश ना हो, राइट? पर आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है, मन छोटा नहीं करना है आपको, क्योंकि किसी का भी, मतलब बहुत रेयर केस होता है ऐसे कि आपका पहला पेपर ही यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल में पब्लिश हो जाए। तो इनिशियल स्टेज पे गिव इट अ स्टार्ट, एक स्टार्ट दीजिए, एक ऐसे रिसर्च पेपर में जो पीयर रिव्यू, एक ऐसे जर्नल में जो पीयर रिव्यूड हैं या जिनका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, वहां पब्लिश करिए। अगर आप पहले ही ऐसा बना देंगे, अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस है वो पहला ही सोचे कि मेरा पहली पिक्चर ही हिट होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, राइट? तो आप लोग अपना रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करिए, और एक पीयर रिव्यूड जर्नल, चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर से ही स्टार्ट करिए। बहुत से लोग फर्स्ट टाइमर्स भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर से ही आप स्टार्ट करिए, पहला कोई है ना, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको पढ़िए, पेपर पब्लिश करिए, और पीयर रिव्यूड या फिर
जर्नल्स विद गुड इम्पैक्ट फैक्टर में आप पब्लिश करिए। इज इट क्लियर? जिससे एक स्टार्ट मिले आपको, फिर धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाइए। तो ये मेरा आपको एक जो है पर्सनल सजेशन है। और अभी तो टाइम भी है, आप साथ साथ में हैबिट डालिए लिटरेचर रिव्यू करने की, जिससे आपको रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई हो और आप रिसर्च पेपर लिख सको, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही यही है, रिसर्च प्रॉब्लम देन लिटरेचर रिव्यू। एनीथिंग एल्स? कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ पूछना है आपको तो आप अनम्यूट करके या चैट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। सर प्लीज टेल अबाउट पीयर रिव्यूड जर्नल। पीयर रिव्यूड जर्नल्स ऑलरेडी जो है आपको गूगल में मिल जाएंगे। जो जर्नल होता है उसके फ्रंट पे लिखा होता है कि वो पीयर रिव्यूड है या नहीं, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि फलाना फलाना जर्नल इज ए पीयर रिव्यूड जर्नल, इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह सब लिखा होता है उसमें। इज इट क्लियर? बहुत से जर्नल्स अभी धोखाधड़ी भी कर रहे हैं, थोड़ा आप सावधान भी रहिए, ठीक है, क्योंकि पीयर रिव्यूड जर्नल्स ज्यादातर पेड होते हैं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए। बट कुछ आपको बोलते हैं कि यूजीसी केयर है, या कुछ आपको यू नो उतना वैल्यू नहीं होता है, तो थोड़ा सा देख करके है ना, एनालिसिस करके अपना जर्नल चूज करिए आप। इज इट क्लियर? इम्पैक्ट फैक्टर हाई होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, राइट। किस तरीके, कौन कौन से डिसिप्लिन में वो पेपर पब्लिश करते हैं, ये देखना चाहिए आपको। हर एक जर्नल हर फील्ड में रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करता। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करते हैं, कुछ मैनेजमेंट में करते हैं, कुछ किसी में करते हैं, कुछ किसी में करते हैं, तो आपको ये चीज भी देखनी है, राइट। और कुछ चीजें खैर आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि डीओआई वगैरह ये आप चेक करिए, आजकल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको भी देख करके जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जर्नल आपको चूज करना चाहिए। बट गिव इट अ स्टार्ट, मेक अ डिस्क्रिप्टिव पेपर इफ यू वांट, पब्लिश इट इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल विद गुड इम्पैक्ट फैक्टर, और फिर आप एक स्टार्ट करिए। ओके सर, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आज बहुत कम पार्टिसिपेंट्स आए हैं, नहीं तो ऐसा होता है कि अपने आप मीटिंग एंड हो जाती है और क्वेरी अनआंसर्ड रह जाती है। चलिए, चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए आप अपनी, और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में एक बार जूम सेशन जरूर करूं, जिससे आपकी सारी क्वेरीज जो है, जो भी बाधाएं आ रही हैं आपकी, वो आपकी क्लियर हो जाएं, और विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी बैरियर, आप स्मूथली जो है अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सके और पीएचडी कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। Saja membaca